मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ BO1 वाले बैच को पढ़ा रही हूँ, 3 वाले बच्चे कहाँ हैं? एक भी नहीं दिख रहा है, बहुत कम बच्चे हैं BO3 में। मैम हमें गलत लिंक मिल गया आज। कैसे? सही जगह हमें तो गलत लिंक मिल गया। सही जगह पहुंच गए। मैम मैं उल्टी सीधी जगह से सही जगह पहुंच जाता हूँ। ठीक है, जो टाइम भी वेस्ट करेंगे ज्यादा। मैम हमें मैथ मिल गया आज। मैथ भूल गए? मैम मैथ का लिंक मिल गया आज। आज अच्छा, फिजिक्स की क्लास है। और ठीक है, चलो हम लोग मैथ रिवाइज करते हैं सॉरी, फिजिक्स पढ़ेंगे भाई, मैथ नहीं पढ़ा सकती मैं। वैसे मेरा मैथ ज्यादा अच्छा था फिजिक्स से तो। वैसे मैथ आसान रहता है अगर देखते हैं तो, क्योंकि मैथ में बस एक बार वही चीज, वही स्टेप रहते हैं ना। फिजिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला पता नहीं क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिवर्स और फॉरवर्ड बाइजिंग कोई बताएगा? रिवर्स बाइजिंग एंड फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, तो हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल वो सिलेबस में है भाई, माय बैड। LED फोटो डायोड, दिस इज इन द सिलेबस, तो हम लोग करेंगे उन्हें आज। ठीक है, इसके लिए मुझे बताओ रिवर्स बाइजिंग फॉरवर्ड बाइजिंग क्या है, मैंने पढ़ाया था। तीन चार करी थी नहीं करी मैंने? दांत फाड़ दिए, देखो दांत निकल रहा है, तुम सबको तो बताओगे। बस रुक जाओ बस। मैं सबको वो कर दूंगी कि कोई भी चार्ट नहीं लिख पाएगा। ठीक है, चलो आओ अब मेरे को बताओ। ये सुरेंद्र ही बताएगा, सुरेंद्र जल्दी बता, रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है? मैम रिवर्स बाइजिंग में रिवर्स बाइजिंग में ये लो। कुछ तो याद होगा कल का। रिवर्स PPT खोल के बाइजिंग में ना हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल, है पॉजिटिव ना? से, यस मैम। मैम एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, एन को पॉजिटिव से। रिवर्स उल्टा होगा ना, उल्टी बाइजिंग करेंगे। मैम रिवर्स बाइजिंग में तो एन को उसमें करते हैं ना, नेगेटिव में। अरे एन को पॉजिटिव। अगर एन को नेगेटिव कर दिया तो वो फॉरवर्ड नहीं होगी, सेम सेम। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टा। इसमें नेगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ेंगे? पी रीजन से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको एन से जोड़ देंगे। देखो ये भी पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ा है और एन को पॉजिटिव से जोड़ा है। तो यहाँ पर इस तरीके की बाइजिंग होगी। बाइजिंग से होगा क्या, आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो और लार्ज होता चला जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग आपके डिप्लीशन रीजन को सपोर्ट कर रही होगी, है ना? ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, यहाँ पे ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे भी ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, है ना? जिसकी वजह से ये रीजन, डिप्लीशन रीजन और बड़ा होता चला जाएगा, आपका बैरियर जो है इंक्रीज हो जाएगा। करंट मुझे बताओ, करंट के लिए क्या सीन रहेगा इसमें? करंट जैसे, सॉरी, अब मैम करंट का क्या फॉरवर्ड रहेगा? में करंट इंक्रीज करता है। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा करंट रहेगा, जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है ना? मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स तो फ्लो इलेक्ट्रिक होंगे। फील्ड वाला। वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे तुम बाहर वाली बैटरी को बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो चार्ज कैरियर्स हैं, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, बट वो करंट बहुत छोटा रहेगा, माइक्रो एम्पियर्स वाला। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज थी तो करंट बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा था। हाँ, ब्रेक डाउन के बाद क्या हो जाएगा, करंट देखो एकदम से इंक्रीज होगा। यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर एक पॉइंट तक तुम पहुंच गए और वहां पे ब्रेक डाउन आ गया,
तो उसका मतलब है अब वोल्टेज तुमने हद से ज्यादा दे दी है, करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, ये होगा तुम्हारे रिवर्स में। देखो द ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, ये मिनिमम वोल्टेज है जहाँ पे एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। अब अगर तुम ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा चले जाएंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। ये इतनी वोल्टेज तुमने दे दी, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी इनके ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, करंट एकदम से ज्यादा हो जाता है सर्किट में। तो अब ये होगा तुम्हारे में रिवर्स बाइजिंग में। अब देखो यहाँ पर इनकी एप्लीकेशंस होती हैं डायोड की, जंक्शन जो हमने डायोड सीखा है इसकी एप्लीकेशन है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। ये एप्लीकेशन क्या है रेक्टिफायर की, देखो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी बनाने में काम आता है। अब देखो कितने बढ़िया, क्या डायोड तुम्हारे क्या काम आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या कितने काम की चीज है। अगर तुमने एसी को डीसी में बनाना है तो तुम्हें हमें डायोड की मदद से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो देखो प्रिंसिपल क्या है रेक्टिफायर का, इस यही प्रिंसिपल पे वर्क करेगा कि फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइजिंग में जो बैरियर है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइजिंग में बैरियर कम हो जाएगा ना, लो हो जाएगा। और रिवर्स बाइजिंग में जो पोटेंशियल है या रेजिस्टेंस बोले वो क्या हो जाएगा रिवर्स बाइजिंग में, हाई। इसी इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारा रेक्टिफायर वर्क करेगा। हाँ जी, एनी इशू? वो ही मैम। ओके, तो देखो अब रेक्टिफायर दो तरीके के हैं, एक तो बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, बहुत आसान है। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं क्या करूंगी, मैं बस एक डायोड यूज करूंगी। ठीक है, मैंने एक डायोड लिया, ठीक है, मैंने ये यूज करना है, मैंने एक लोड रेजिस्टेंस ले लिया जिस पर मैं अपना आउटपुट लूंगी वोल्टेज का। क्या किया, एक दो कॉइल्स लगाई, ठीक है, इसको एसी सप्लाई से जोड़ दिया। अब देखो एसी सप्लाई भाई एक पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव साइकिल होती है। देखो अब जब मेरे पास पॉजिटिव साइकिल आई तो ये पॉजिटिव हो गई, जो ये कॉइल है ये एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक एंड ये एंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल आई और पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल में देखो जरा ये जो पीएन डायोड है ये कौन सी बाइजिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स? देखो भाई पॉजिटिव, भाई दो साइकिल हैं तुम्हारे, एसी करंट को एसी को डीसी में बनाना है इसमें। ठीक है, एसी के पास क्या रहेगा भाई, ऐसी वेव फॉर्म्स आती हैं, साइन वेव, कॉस वेव, यही तो एसी है। पॉजिटिव वेव जब आई तो क्या होगा, तुम्हारी जो ये कॉइल है, एक कॉइल पॉजिटिव हो गई, दूसरी जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये देखो पी डायोड, पी पॉजिटिव है, पी किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, ध्यान से। और जो नेगेटिव वाला है ये किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, नेगेटिव से। तो अभी तुम्हारा जंक्शन, तुम्हारा डायोड कैसा है, फॉरवर्ड की रिवर्स? अभी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, बताओ। देखो क्या कह रहे हैं, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का मतलब क्या है, एसी से डीसी बनाना है। तो अब इनपुट जो दे रहे हैं हम एसी का इनपुट दे रहे हैं, इसी हमने इनपुट दिया एसी का। एसी का इनपुट होता है साइन या कॉस वेव में। तो दो तरीके की साइकिल है, एक तो पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव। तो मैंने अभी पॉजिटिव साइकिल उठाई, पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ ली तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो ये जो कॉइल है ये पॉजिटिव बन गई यहाँ पे, ये इंडक्शन से। ये कैसी बन गई, ये वाली कॉइल का दूसरा पार्ट बन गया नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये डायोड यहाँ पे जोड़ा, तो ये वाला डायोड पी होता है, इसको पॉजिटिव मिल गया, और जो ये नेगेटिव डायोड होता है इसको यहाँ पर कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव। तो ये कैसा बाइजिंग हो गई, फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस साइन वेव का एक आउटपुट मिल जाएगा बाहर लोड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, when the p injection diode is फॉरवर्ड बाइज है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत लो हो जाएगा। ये होगा, अब आउटपुट देखो क्या मिला, ये देखो
जब पॉजिटिव साइकिल थी, ध्यान से देखो, पॉजिटिव साइकिल थी तो मुझे उसका आउटपुट मिल गया, मुझे उसका आउटपुट मिल गया। अब देखो जब नेगेटिव साइकिल आई, ध्यान से देखो, नेगेटिव साइकिल आई तो ये जो कॉइल है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। अब सेकंड साइकिल में तुम्हारा जो डायोड है ये कैसी बाइजिंग हो गई, रिवर्स हो गई ना, सेकंड में रिवर्स बाइजिंग हो गई, हाँ कि ना। देखो भाई अब ये नेगेटिव साइकिल आई तो नेगेटिव साइकिल क्या करेगी, ये जो अब कॉइल के जो टर्मिनल्स है ये चेंज हो जाएंगे, तो एक तो नेगेटिव हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसकी वजह से डायोड रिवर्स बाइज हो गया, और रिवर्स बाइज में हमारे पास करंट क्या हो जाए, वो करंट क्या हो जाता है, बहुत लो, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है वो बहुत वेरी लो रहेगा। तो देखो जब नेगेटिव साइकिल है तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है। ये नेगेटिव साइकिल है तो आउटपुट देखो कोई आउटपुट नहीं मिला, ये नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो हाफ हमने क्या रेक्टिफाई कर ली, जो अपनी एसी वेव थी उसका हमें आधा जो वोल्टेज था वो हम लोगों को मिल गया, तो इसलिए क्या बोला है इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो आधी वेव है उसको रेक्टिफाई कर देगा। अब देखो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो जो आउटपुट और इनपुट वेव्स है उनमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। अब ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब उसमें अब तुम एक चीज देखो, डीसी का मतलब क्या है, देखो सारी चीजें, अब मुझे साइकिल चेंज नहीं हो रही है तो डीसी मिला कि नहीं मिला, भाई डीसी का मतलब क्या होता है कि फेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या फेस चेंज हो रहा है, तुम्हारी सारी साइकिल किस में है, पॉजिटिव में ही तो है, देखो। तो हमें अब मुझे क्या मिल गया बाहर, डीसी मिल गया कि नहीं मिल गया, क्योंकि जब यस मैम। साइकिल चेंज हो रही थी वहां तो मुझे मिला ही नहीं। तो ये बी आउटपुट क्या है, दिस इज द डीसी आउटपुट, ठीक है। अब देखो पर यहाँ पर गलती क्या, यहाँ पर लिमिटेशन क्या है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो आधी साइकिल के लिए मिल रहा है, तो आधी साइकिल तो वेस्ट जा रही है वोल्टेज में। तो उस आधी साइकिल के लिए अब क्या करेंगे, दूसरा हमने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए मुझे दो डायोड यूज करने पड़ेंगे, दो डायोड मैंने यूज करे। अब दो डायोड यूज करे, अब होगा क्या, देखो दो डायोड यूज करे, मेरे पास वेव आई, ध्यान से देखो ये वेव आई। अब देखो कॉइल हमारे पास यहाँ पर मैंने ये जो एक ही हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को ऐसे दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, तो ये जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ये बन गया पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव, ये वाला जो कॉइल होगा ये पॉजिटिव हो गया। अब जरा एक चीज देखो, जो डायोड 1 है ये कैसा बिहेव कर रहा है, डायोड 1 पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। यस मैम। और डायोड 2 मैम ये भी वैसे ही है। हाँ ये पॉजिटिव और ये मानो ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब हाँ, तो इसमें क्या होगा, जब फर्स्ट वेव आई तो तुम्हारा डायोड 1 इस तरीके से होगा कि डायोड 1 तो हमारा क्या हो गया, देखो पॉजिटिव साइकिल ये है और ये यहाँ पर इसके नेगेटिव से जुड़ गया है ये वाली साइकिल। तो डायोड 1 कैसा कनेक्ट हो गया, फॉरवर्ड बाइज, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। और सेकंड डायोड का देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है ना, इसका तो पी पॉजिटिव से है, इसका पी नेगेटिव से है। तो डायोड 1 कैसा है, फॉरवर्ड बाइज है ना, फॉरवर्ड बाइजिंग पे है। डायोड 2 किस पे है, रिवर्स बाइज पे। तो होगा क्या, जैसे ही तुम्हारी फर्स्ट साइकिल आई तो डायोड 1 ने तो उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ से वो वेव पास हो जाएगी। बट जैसे ही वो डायोड 2 पे जाएगी वो हाई रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ से हाई रेजिस्टेंस जाएगा तो यहाँ से वो वेव पास नहीं होगी, मतलब डायोड 1 ने आउटपुट दे दिया, ठीक है। डायोड 1 ने आउटपुट दे दिया, बट डायोड 2 ने अभी कोई आउटपुट नहीं दिया, किसके लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है।
अब एक बार देखो जरा नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा। यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे ये पूरे इससे। बस अगर अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे तो दो टॉपिक से आएंगे, एक जीनर डायोड हो गया और एक तुम्हारा लॉजिक गेट्स, बस। और यहाँ आएंगे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव साइकिल के लिए ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, पहला डायोड कैसे बन गया। अब पहला डायोड क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ गया, तो पहला डायोड किसमें चला गया, रिवर्स में। यस मैम। और जो दूसरा डायोड है ये किसमें चला गया, फॉरवर्ड में। अब जो नेगेटिव साइकिल होगी, अब उस नेगेटिव साइकिल का आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट किससे मिल रहा है, डायोड 2 से, क्योंकि नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड 2 फॉरवर्ड में काम कर रहा है, मतलब ये इसको आसानी से पास कर देगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो तुम्हारी ये वाली जो साइकिल है इसका इनपुट यहाँ, इसका आउटपुट तुम्हें डायोड 2 के अक्रॉस इजीली मिल जाएगा। तो अब हुआ क्या, वेव फॉर्म देखो, इनपुट दिया तुमने पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल मुझे मिल गई, बट डायोड D1 के अक्रॉस मिला, कोई बात नहीं, डायोड D1 के अक्रॉस मिला, लोड रेजिस्टेंस तो होगा मेरा यहाँ पे, इसके अक्रॉस मुझे आउटपुट मिल गया मेरा, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड D1 खत्म हो गया, वो हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, पर D2 के अक्रॉस तो मुझे मिल गया। तो सिमिलरली पॉजिटिव के लिए D1 के अक्रॉस, नेगेटिव के लिए D2 के अक्रॉस। पर देखो अब क्या मेरा फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी वेव फॉर्म कैसी वेव फॉर्म होती है, डीसी। ये कैसी वेव फॉर्म है, डीसी वेव फॉर्म। हाँ, अब बट यहाँ पर हुआ फायदा ये कि यहाँ पर मुझे दोनों वोल्टेजेस के लिए आउटपुट मिल रहे हैं, तो मेरी वोल्टेज वेस्ट नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज ट्वाइस दैट ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। पहले वाले में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, देखो डबल हो गई है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है वेव फॉर्म की। अब एक चीज देखो, अब होगा क्या जो ये डीसी आउटपुट मिला है ना, इसमें कुछ कंपोनेंट एसी का होगा, कुछ कंपोनेंट होगा इसमें एसी का। ध्यान से सुनो, इस जो आपको आउटपुट वोल्टेज जो डीसी मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे आपके पास एसी का कुछ कंपोनेंट आ जाएगा, भाई 100% रेक्टिफाई नहीं करके देगा, कुछ कंपोनेंट आपका एसी का आया है, ठीक है। अब एसी का जब वो कंपोनेंट आया है, भाई रिमूव तो करना पड़ेगा, उसके लिए देखो किसका काम, कौन काम आएगा, हमारे कैपेसिटर, कैपेसिटर काम आएगा। कैपेसिटर का मैंने तुम्हें पढ़ाया था रेजिस्टेंस, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है ना, सॉरी एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, और एक्ससी किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एसी के लिए सॉरी डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। डीसी के लिए हाँ फ्रीक्वेंसी 0, तो डीसी के लिए ये कितना वो देगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। यस मैम। डीसी के लिए ये इंफिनिटी आउटपुट वो देगा। अब होगा क्या, देखो मैंने क्या किया, ये मेरी एसी वोल्टेज, यहाँ रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर ने मुझे ये वोल्टेज दे दी, जो भी ये वोल्टेज दी इसमें अब क्या होगा, डीसी प्लस एसी होगा, पर मुझे तो सिर्फ डीसी चाहिए, मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। क्यों, कैपेसिटर एसी को आराम से पास कर देगा, एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या होगा, एसी के लिए बहुत ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस देगा, लो रेजिस्टेंस एसी के लिए। एसी यहाँ से आराम से पास हो जाएगी, क्यों, और ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो डीसी को ब्लॉक कर देगा तो डीसी कहाँ जाएगी, सारी की सारी हमारी लोड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो सारा डीसी मुझे मेरे लोड रेजिस्टेंस पे मिल जाएगा, तो ये काम करेगा तुम्हारा ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, फिल्टर की तरह काम करेगा, ब्लॉक कर देगा डीसी को, एसी को आराम से पास कर देगा, ठीक है। तो कंप्लीट जो भी तुम्हारे थोड़े बहुत इसमें देखो, यहाँ पर थोड़े बहुत भी तुम्हारे जो एसी कंपोनेंट थे वो रिमूव कर देगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेक्टिफायर। अब देखो जीनर डायोड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस बनेंगे, बट बहुत हलवा सवाल बनते हैं,
देखो जीनर डायोड क्या काम करता है, अभी तक मैंने तुम्हें जो डायोड सिखाया था, मैंने उस डायोड में तुम्हें बोला था कि जो डोपिंग हम लोग कराएंगे वो बहुत वेरी लो होगी। बताओ, ये बोला था कि जो डोपिंग हम लोग कराएंगे वो बहुत मिनिमम डोपिंग होगी। यस और नो? यस मैम मैम। ये तो डिलीट हो रहा था ना? हाँ, क्या कर रही हो? मैम कुछ नहीं। बोलो बोलो बोलो। मैम मैं ये पूछी तो डिलीटेड था ना? नहीं नहीं, मैंने क्लास में आते ही बोला ना कि कराना है, ये डिलीटेड नहीं था। मैंने पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा भाई। नो ओके मैम। डिलीटेड नहीं, पढ़ो अब। जीनर डायोड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं 23-24 में आ रखे हैं। तो जीनर डायोड इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मैंने तुम्हें डायोड बताया था कि डायोड जो होता है बनाने के लिए हम बहुत लो डोपिंग कराते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद करो, जब पी सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर बनाया था तो डोपिंग करके बनाया था ना। यस मैम। यस मैम। तो वो डोपिंग मैंने क्या बोला था, बहुत लो डोपिंग कराएंगे, है ना। यस मैम। अब जीनर देखो क्या है, जीनर डायोड सबका उल्टा है। यहाँ पर एक तो डोपिंग कराई है हैवी, ठीक है, हैवीली डोपिंग कराई सेमीकंडक्टर की। दूसरा देखो क्या है, अभी तक डायोड किस में वर्क कर रहे थे, फॉरवर्ड बाइजिंग में, है ना। जीनर डायोड देखो किस में वर्क करेगा, रिवर्स बाइजिंग में वर्क करेगा। जीनर डायोड रिवर्स बाइजिंग में वर्क करेगा। और पहला पॉइंट, ये हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर है, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, हैवी डोप एंड रिवर्स बाइजिंग। सिंबल क्या है इसका, देखो ये पी होता था हमारा, यहाँ पर एन टाइप को इस तरीके से कर दिया है, ये आर्म्स बना दिए। तो ये अब साइन किसका है, जीनर डायोड का। तो ये मेरा क्या है, जीनर डायोड। अब जीनर डायोड का फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत फायदे हैं जीनर डायोड के। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह, वोल्टेज। वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज रेगुलेट करेगा। देखो कैसे करेगा वो देखते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे क्या बनाया गया है, ध्यान से पढ़ो। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। देखो सेमीकंडक्टर के लिए किताब उठाने की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी बहुत इन डेप्थ में है, इतना पढ़ लो और पीवाईक्यूज लगा लो, बहुत है। क्या है, ड्यू टू थिनर डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज क्वाइट हाई। क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा तो जो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी। अब हम अगर रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर द अप्लाइड वोल्टेज, सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होने लगेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड विद इन द डिप्लीशन रीजन केम आउट एंड मेक द डिप्लीशन रीजन कंडक्टिव। दिस ब्रेकडाउन is called Zener breakdown. This voltage at which this breakdown occurred is called Zener voltage. देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास पी रीजन था, ये तुम्हारे पास एन रीजन था। यहाँ पर कौन से बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आयंस आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को देखो, इसमें बॉन्ड इस यहाँ पर ये तरीके की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिवर्स बाइजिंग करके मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रही हूँ, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए जा रहे हैं। होगा क्या, यहाँ पर जो बॉन्ड, यहाँ पर जो तुम्हारे इस डिप्लीशन रीजन के जो बॉन्ड है ना, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और उनके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। अब डिप्लीशन रीजन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या होगा, ये जो रीजन है ये कंडक्टिव रीजन हो जाएगा। होगा क्या, देखो आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर। जब बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे उस बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन बाहर आने की वजह से सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सर्किट में करंट इंक्रीज हो गया तो जिस वोल्टेज पे ये सारे काम होंगे उस वोल्टेज को बोला जाएगा जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। और उस वोल्टेज का नाम क्या है, जीनर वोल्टेज।
यानी रिवर्स बाइजिंग में मैं वही तो कह रही थी, रिवर्स बाइजिंग बढ़ाते जाओगे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से करंट इंक्रीज हुआ था। मैंने तुम्हें रिवर्स बाइजिंग में वो डायग्राम दिखाया था ना अभी, यहाँ पे ये वाला डायग्राम। ये मैं कह रही थी कि एक बार जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरियर्स। तो जितने चार्ज कैरियर्स निकलेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? अचानक से सर्किट में इंक्रीज हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस बट मैम। बॉन्ड ब्रेक कहाँ हो रहे होंगे याद रखना? विद इन द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हो। ये जीनर डायोड का वर्किंग है। अब देखो करेंगे क्या? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करेगी देखो। यहाँ पर डायोड ये लगाई मैंने, जीनर डायोड। यहाँ पर लगाया मैंने लोड रेजिस्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे अपना। अब क्या होगा? जीनर आउटपुट, अगर तुमने जीनर डायोड लगा दिया ना तो तुम्हारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा रेगुलेट रहेगी। इससे क्या होगा? रेगुलेट वोल्टेज रहेगी तो जिस भी डिवाइस के अक्रॉस लगाओगे वो डिवाइस तुम्हारा सेफ रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी डिवाइस है, अगर उस पर ज्यादा वोल्टेज चली गई अचानक से तो डिवाइस क्या हो जाएगा? खराब। तो जीनर डायोड क्या करेगा? उन डिवाइसेस की सेफ्टी के लिए यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो, अगर जीनर लगा दिया तो आउटपुट पे हमेशा तुम्हें एक रेगुलेटेड अमाउंट की ही वोल्टेज देखने को मिलेगी। हाउ? कैसे पॉसिबल है ये? कैसे हो सकता है? देखो जरा क्यों पॉसिबल है ये। होगा क्या? सुनो, दोनों केस हैं। अगर वोल्टेज मान लो कम वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब कोई डिवाइस है वो तो एक, अब ऐसे समझते हैं इसको, मैं एक नंबर से समझाऊंगी। सुनो, ये यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है, एक डिवाइस काम करता है, ठीक है। ये अब ये डिवाइस है ना, ये काम करेगा बच्चों, सपोज करो 6 वोल्ट पे काम करेगा। अगर कम वोल्ट दोगे तो चलेगा नहीं, अगर ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा? खराब, है ना? यही होगा। तो अब 6 वोल्ट पे वर्किंग है इसकी। अब सपोज करो, अब यहाँ पर हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो ऐसी वोल्टेज है, वो 9 वोल्ट की वोल्टेज आई, ठीक है। 9 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है। अब यानी इसको ऐसे समझो, अब जो वोल्टेज है वो कम हो गई, मतलब 6 वोल्ट से, यानी इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट पे वोल्टेज है वो जो जनरली आती है जिससे 6 वोल्ट मिल रहा है, जो जनरल आती है उससे कम हो गई, ठीक है। इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर दिया। अब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हुई, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज के डिक्रीज होने से क्या होगा? इनपुट वोल्टेज, अब देखो ये रिवर्स बाइसिंग में काम कर रही है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, और यहाँ लगाएंगे नेगेटिव। ये पॉजिटिव पे लग गया, ये नेगेटिव पे। अब इनपुट वोल्टेज का कम होना क्या होगा? इनपुट वोल्टेज कम हुई, तो डायोड के अंदर क्या होगा? करंट का बताओ। V इक्वल्स टू, अगर मैं लगाऊं V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इनपुट वोल्टेज कम हो गई तो जो तुम्हारा डायोड है इसके अंदर करंट का क्या होगा? करंट कम हो जाएगा ना। हम कम हो जाएगा। जितना Yes, ma'am. जितना हम मैंने रिवर्स बाइजिंग में पढ़ाया है, रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज के बढ़ाने से, एक जीनर वोल्टेज है पर्टिकुलर, उस पे करंट ज्यादा है। जीनर वोल्टेज से हम लोग अगर वोल्टेज कम करते हैं तो करंट डिक्रीज होगा। तो करंट डिक्रीज हो गया डायोड के अक्रॉस, है ना। डायोड के अक्रॉस करंट डिक्रीज होगा। करंट के डिक्रीज होने से मुझे बताओ, जो वो करंट डिक्रीज हुआ, वोल्टेज कम हुई, तुम्हारा जो वो रेजिस्टेंस था उस वो क्या हो जाएगा? जो बैरियर था, ज्यादा हो जाएगा। बैरियर, वो बैरियर भी क्या हो जाएगा भाई? वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने वोल्टेज कम दी है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? एक चीज बढ़ गई, जैसे वोल्टेज अगर कम हुई, क्या वोल्टेज कम हुई, आई क्या हो गया? करंट क्या हो गया? कम हो गया। करंट कम होने से इसका मतलब क्या है? हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया सर्किट के अंदर, ठीक है। वो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो एक चीज कम होगी, दूसरी चीज ज्यादा होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से। अब सुनो, अब जो इनपुट वोल्टेज है वो आपने इंक्रीज कर दी। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करी मतलब आपकी जो जीनर डायोड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हुई। इसमें वोल्टेज ज्यादा होने से क्या होगा? इसके अक्रॉस करंट ज्यादा हो जाएगा,
करंट resistance ज्यादा हुआ तो मतलब रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो अभी भी पोटेंशियल देखो, लोड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो होगा आउटपुट, अगर मैं आई आर देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। देखो दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, अगर आई कम होगा तो मतलब आर बढ़ गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये क्या रहने वाला है, स्टेबल। हाँ जी मैम एक बार रिपीट कर दो मैम, कंफ्यूज हो गया मैं। सुनो हुआ क्या, सुनो मेरी बात। एक डायोड लिया, अब उस डायोड से हम लोग एक इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इनपुट वोल्टेज या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। अगर मान लो ये इनपुट वोल्टेज कम हो गई, अब ये इनपुट वोल्टेज कम हुई तो होगा क्या, जीनर डायोड की वोल्टेज कम हो गई तो मतलब करंट कम हो गया। भाई करंट तो जब बढ़ेगा जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब आपने वोल्टेज कम कर दी तो करंट कम हो गया। करंट के Yes, कम होने से क्या हुआ, करंट कम हो गया। करंट कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, जो बर्थ ऑफ वो थी बैरियर, वो मतलब उसका रेजिस्टेंस अब ज्यादा है, ठीक है। अब रेजिस्ट यानी आई आर का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आई कम हुआ तो आर ज्यादा हुआ। दूसरा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। ध्यान से सुनो, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। वोल्टेज yes, इंक्रीज कर रहे हैं, जीनर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। ध्यान से सुनो, तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। बट आई आर इनका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो जो तुम्हारी ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो वोल्टेज रहने वाली है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से तुम्हारा जो डायोड है ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वर्किंग दी होगी, इसकी वर्किंग, द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड इन द ब्रेकडाउन रीजन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसके ये क्या करेगा कि वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट करके चलेगा, या तो वोल्टेज को अगर ज्यादा कर दी तुमने इनपुट वोल्टेज तो इसके अंदर करंट कम हो जाएगा, सॉरी करंट ज्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहने वाली है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी को बोलते हैं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। एक बार इसके मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, इसका एक आध क्वेश्चन अगर अच्छा से दिख जाए जीनर वोल्टेज। ये भी सॉल्व कर लेना भाई, आज रात में। मैं असाइनमेंट नहीं भेजूंगी आज रात, जो तुम्हें सुबह मिल गया वो वाला तुम लोग कल सबमिट कर सकते हो, जो आज ईएमआई वाला असाइनमेंट है। टेस्ट में आएगा ना कल ये, तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक बार ये लगा लेना। इलेक्ट्रीफायर्स हैं, जीनर डायोड। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फिर इसके इसमें तो ढंग नहीं, पीवाईक्यू देखते हैं फिर। करना इसको, क्या कह रहा है, एक जीनर डायोड है, देखो जीनर डायोड ऑफ पावर रेटिंग 1.6 वॉट, ठीक है, इज टू बी यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब पावर दी हुई है और वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। इफ द जीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन ऑफ 8 वोल्ट, मतलब इसका ब्रेकडाउन 8 वोल्ट पे हो जाएगा। और आप जो आपकी इनपुट वोल्टेज है देखो वो 3 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। ध्यान से सुनो, 3 से 10 के बीच में इनपुट वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रही है, बट आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि मेरे जीनर डायोड के पास जो वोल्टेज रहे वो हमेशा 8 वोल्ट ही रहे। ध्यान से सुनना, चाहे तुम्हारी इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल गई तो इसका मतलब क्या है, मैं जीनर वोल्टेज के क्रॉस वही वोल्टेज चाहती हूँ। कितनी वोल्टेज चाहती हूँ जीनर के पास, 8 वोल्ट। 8। तो जीनर की वोल्टेज हमें 8 वोल्ट है, पावर रेटिंग दी हुई है, यहाँ से जीनर, यहाँ से क्या मिल जाएगा जीनर वोल्टेज का, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखो रेगुलेट कर रही है 3 वोल्ट से 10 वोल्ट, तो तुम्हें बताना है आर एस का, अब मुझे आर क्या करना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू द सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड। डायोड का सेफ ऑपरेशन अगर मुझे चाहिए
तो मैं आर एस की वैल्यू क्या रखूं, क्या रखनी है आर एस की वैल्यू? सिंपल V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले लगाओ और कुछ नहीं है इसमें। मतलब 8 वोल्ट ही रखनी है, रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब मुझे यहाँ पर 8 वोल्ट चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो हमारा मेरा ये खराब हो जाएगा। मुझे इसके अक्रॉस 8 वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे 8 वोल्ट, डायोड के पास 8 वोल्ट चाहिए बस। करो। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लेके चल लो। मैक्सिमम 10 वोल्ट आ रही है, ठीक है, 10 वोल्ट आ रहा है, तुम्हें यहाँ 8 वोल्ट चाहिए, तो इस आर एस के पास कितना वोल्ट हो जाएगा? 2 वोल्ट। उसके अक्रॉस पहले करंट निकाल लो और फिर V इक्वल्स टू आई आर करके रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैम 10 ओम आ रहा। कैसे आया है बताओ जरा, क्या किया है? मैम पहले मैम आई निकाला करंट। करंट कितना है? मैम करंट 0.2 एम्पियर। देखो तुम्हें पता है तुम्हारे पास ये है वोल्ट, ये क्या है, डायोड। डायोड के पास 8 वोल्ट रहना चाहिए, जीन और ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो मुझे 8 वोल्ट चाहिए, इसकी पावर रेटिंग 1.6 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या निकाल लिया तुमने, यहाँ से करंट निकाल लिया। यस मैम। देखो सुनो, मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ। मैंने मैक्सिमम माना कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट आ रही है, 3 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। मैंने मैक्सिमम 10 वोल्ट ले लिया, तो 10 वोल्ट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर मुझे 8 वोल्ट होना चाहिए। मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल्स टू आई आर। तो देखो V तो मिल गया, अब I चाहिए। I कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, अब I चाहिए। इसके पास 8 वोल्ट है, इसकी पावर रेटिंग है, तो पावर किसके बराबर होगी? V। पावर किसके? V आई आई होती है इज पावर। P अपॉन V। V अपॉन I कितना होता है पावर? आई इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया ना। एक तो होता है V स्केयर अपॉन R, और एक P होता है I स्केयर R। और एक P इज इक्वल टू V आई। हाँ, P इक्वल्स टू वी आई है ना, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला जो था। तो यहाँ से हम Yes. I की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज इक्वल पावर टू भी P है अपॉन और V। वोल्टेज भी है। तो I कितना आ जाएगा? 0.2। P अपॉन V 0.2 एम्पियर। 0.2 आ गया बस। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V इक्वल्स टू आई आर। P अपॉन दो 0.2 वोल्ट आपके पास, इज ये इक्वल टू 10 ओम। 0.2, तो ये आ गई 10। देख लो कितना आसान सवाल आया जीनर डायोड से, ठीक है, 2023 में। तो जीनर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सुनो, ये ट्रांजिस्टर नहीं करना है, ट्रांजिस्टर डिलीटेड है। और ओके मैम। अच्छा क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की कैसे बिहेव करेगी? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिहेवियर?
रेजिस्टिविटी है ये। टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगी कि घटेगी? मैम कम हो जाएगी, हैं? मतलब ज्यादा, सॉरी मैम ज्यादा। हाँ तो ग्राफ बताओ 13 का क्या होगा? मैम ए वाला। मैम ए वाला ही होगा। 13 का देख तो लो पहले। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है? भाई रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या होगी टेम्परेचर के साथ? रेजिस्टिविटी तो कम होगी ना। ए वाले में तो इंक्रीज दिखा रहे हो। सॉरी मैम, कम ही होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट तो हो नहीं सकती। ठीक है, लीनियरली थोड़ा बहुत पैराबोलिक। मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो जीनर डायोड से रिलेटेड ये बताओ 14th क्वेश्चन। It work as a voltage regulator in reverse bias and behaves like simple PN junction in forward bias. It work as a voltage regulator in both। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, तो ये इससे तो तुम बंद, ये वाला तो डिलीट कर दोगे। दूसरा, इट वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ओनली इन फॉरवर्ड बाइज, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बाइज एंड बिहेव लाइक ए सिंपल पीएन जंक्शन, तो क्या पढ़ाया मैंने 14th का? किसमें बिहेव करती है? देखो डायग्राम में साइन भी। हाँ, ऑप्शन नंबर मैम डी। देखो मैंने साइन क्या बनाए हैं, अरे साइन तो देख लो, मैंने उल्टा साइन बनाया है ना, तो रिवर्स बाइसिंग में करवाया है ना, तो यस किसमें? मैम। तो वोल्टेज रेगुलेटर रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। ठीक है, देखो अभी तो कराया है और आंसर गलत बता दिया। कुछ भी हो, देखो फर्स्ट हेडिंग देखो, वोल्टेज रेगुलेटर की पहली क्या हेडिंग थी जीनर डायोड की, देखो दिस इज अ heavily doped diode which is designed to operate in a reverse direction, रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, दूसरा देखो डिप्लीशन रीजन, ये तो जीनर डायोड का हो गया। बस यही था, इतना ही बताया था, और इससे अकॉर्डिंग भी तुम क्वेश्चन सही कर सकते थे, गलत कर दिया था। चलो ये बताओ, चलो वो 2023 का मैच करो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। अब देखो तुम्हें हो सकता है कि फर्मी लेवल ना पता हो, ठीक है, नहीं पता कि फर्मी लेवल क्या है, तब भी तुम एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, क्या हो फर्मी लेवल यहाँ पर क्या हो सकता है। नियर द वैलेंस बॉन्ड, तुम्हें पता है नियर द वैलेंस बॉन्ड कुछ तो था, किसका था? पी टाइप का था ना, है? सोचो सोचो। एन टाइप मतलब एन टाइप में जो डोनर एटम था, उसका जो एनर्जी लेवल था, फर्मी लेवल का एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। एन टाइप का जो वो था, डोनर एटम बनता था, ये तो कंडक्शन बैंड होता था, ये वैलेंस बैंड होता था, है ना। अब जो डोनर लेवल होता था, ये किसके नजदीक होता था? कंडक्शन बैंड के, तो तुम्हें पता होना चाहिए कंडक्शन बैंड के नजदीक एन टाइप था। हो गया, वो तो मिल गए। अब क्या बचा? इंट्रिंसिक और मेटल। अब फर्मी लेवल इनसाइड द कंडक्शन बैंड, और क्या बचा हमारे पास? फर्मी लेवल इन द मिडल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो बताओ मेटल्स का इनसाइड में कुछ था, और इंट्रिंसिक का क्या हो जाएगा? सेकंड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 14th का क्या हुआ फिर? ऑप्शन नंबर 15th का, सॉरी 15th का मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, ये वो चेक कर लेते हैं। ए का क्या बताया है हमने? सेकंड बनाया है, ठीक है। बी का हमने थर्ड बनाया है, ठीक है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में? है? नहीं होनी चाहिए भाई, हाँ मैम। पर
एनर्जी लेवल फर्मी लेवल का मतलब है ये। देखो सब चीज मैं कह रही हूँ जो करा दिया उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ट्रांजिस्टर्स तो आएंगे ही, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। और ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉजिक गेट्स वाले। एक बार पहले से ये बताओ, डिफ्यूजन करंट और इस वाले करंट के सवाल बताओ, ये करो। डिफ्यूजन करंट क्या था? डिफ्यूज होता था। डिफ्यूज का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स जा रहे हैं एन टाइप में, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं होल्स में, है ना। डिफ्यूजन करंट उसकी वजह से था। इज अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड देन द फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में कौन सा ज्यादा रहेगा? मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से, तुम्हें पता है। और मेजोरिटी कैरियर्स कौन सा करंट बनाते हैं? डिफ्यूजन करंट। तो ऑप्शन नंबर डिफ्यूजन ए करंट। गलत हो गया, है ना। अच्छा सुनो, ए डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट। अच्छा ज्यादा ही है, ठीक हो गया फिर तो। ठीक तो है। ठीक है हाँ ठीक है। तो मतलब डिफ्यूजन करंट में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो ज्यादा रहेगा, तो असर्शन ठीक हो गई। रीजन, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। अगर फॉरवर्ड बाइज है तो क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन करंट एन साइड से पी साइड की तरफ रहेगा। गलत है ये तो, एक बार देख लेते हैं। एन और पी, यहां से क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां जाएंगे, तो पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी करंट की? पी टू एन, है ना। करंट की डायरेक्शन याद रखो, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? पी टू एन रहेगी। राइट और रॉन्ग बोलो भाई। डिफ्यूजन करंट ये तो तुम्हारे चार्ज कैरियर्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं। सुन हो गए अब सारे लड़कियों। रीजन रॉन्ग है, क्या है गलत है? मैम रॉन्ग। रॉन्ग है ना मैम भाई, रॉन्ग ही तो यस होगा वो तो। करंट तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट फ्लो करेगा, तो रीजन फॉल्स हो गया। तो ए इज करेक्ट, बी इज नॉट। बी ठीक है ऑप्शन, ठीक है। देख लो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। 10th करना, वेव फॉर्म पूछिए। देखो बहुत ये वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत आते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। ध्यान से देखो, फॉर द लॉजिक करंट शोन द आउटपुट वेव फॉर्म एट वाई। ये लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और वाई पे आउटपुट पूछा है कि आउटपुट क्या मिलेगा। ए और बी तुम्हें दिए हुए हैं, देखो ए और बी दिए हुए हैं। पहले दो ए और बी टाइम के साथ दिए हुए हैं। जब फर्स्ट सेकंड था, जब फर्स्ट एक यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमेशा वेव फॉर्म में आउटपुट मिलेगा या और इनपुट भी। जब 1 सेकंड है तो एक पे इनपुट कितना है? 0। बी पे इनपुट कितना है 1 सेकंड पे? देखो बी पे इनपुट कितना है? 1 है ना, 1। 0 और 1। अब बताओ वाई क्या मिल रहा है 0 और 1 पे? कौन कौन से गेट हैं ये देखो ध्यान से, एंड है कि और है? एंड गेट है ना, तो 0 एंड गेट पे ये क्या बन गया? 1 बन गया। ये यस क्या मैम। बन जाएगा? 0। 0 और 1 क्या मिलेगा? 0। जीरो बट ये नॉट है, तो 0 1 का उल्टा हो जाएगा 1। 0 इंटू 1 मुझे 0 मिलना चाहिए था, बट नॉट की वजह से मुझे ये 1 मिलेगा, तो 1 आया। अब देखो जरा 1 सेकंड पे आउटपुट वेव फॉर्म देखो, यहाँ पे आउटपुट फॉर्म 0 सेकंड पे 1 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 0 पे 1 मिल रही है, यहाँ पहले वाले पे भी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 मिल रही है, ठीक है। सेकंड पे भी 1 मिल रही है, ठीक है। थर्ड पे नहीं मिली, और फोर्थ पे भी मुझे 1 नहीं मिल रही है ना। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। मतलब एक अभी एक वेव फॉर्म के लिए और निकाल लेते हैं। निकालो जरा, पहले मुझे चारों के आउटपुट निकालो इस वेव फॉर्म के, 0 1 0 1। दूसरा देखो क्या है, अब सेकंड जब टाइम हुआ तो 2 कितना हो गया? ए कितना हो गया? 1। और बी कितना है? अभी भी 1 है। 1 1 पे कितना मिलेगा बच्चों? 1। 1। यहाँ पे करते हैं 0 1 पे तुम्हें 1 मिला, अब 1 1 है, पक्का 1 मिलेगा। मैम 1 इसका का 0 हो गया, ये 0 मिल गया, 0 0 1 हो गया, ठीक है।
2 सेकंड पे भी 1 है ना। अच्छा 3 पे भी निकाल लेते हैं, 3 पे ये A 0 हो गई और B 1 हो गया, तो ये भी 1 मिलेगा, है ना। 4 पे दोनों 0 हो गए, तो 0 0 पे क्या मिलेगा, 0 0 0 1 1 1 1 का 0 1 0 हो गया, है ना। अच्छा यस अब इनके ये तुम्हें आउटपुट वेव फॉर्म मिल गई। अब तुमने लिख लिया ये सब 1 1 1 0। अब 1 1 1 0 देखो कहाँ मिल रहा है, 1 1 1 0। देखो यहाँ पर तो 1 1 1 1 चल रहा है पूरा, यहाँ पे तो 0 0 0 चल रहा है। रुक जाओ, ऐ मत करो, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया, क्योंकि देखो हमने क्या देखा है, हमारा ये टाइम है ना, एक सेकंड, ये टाइम है और ये हमारी वेव फॉर्म है आउटपुट। मतलब यहाँ तो सारा हमें 0 मिल रहा है, हमने कुछ नोट लगाया है क्या, नोट तो नहीं यहाँ पे। इन्होंने तो हमारे आउटपुट का, ये ए वाला जो है हमारे आउटपुट का उल्टा है एकदम। हाँ बी वाला देखना जरा, बी वाला 0 से 1 के बीच में, 1 सेकंड में A 0 है, B हमारा 1 है, तो 1 मिल गया। हाँ ये हमें यहाँ पे 1 मिला, पर उसके बाद फिर आउटपुट कैसा रहा, कांस्टेंट ही रहा, 1 1 1 1 1 1 1। पर वो 4 पे तो आके 0 हुआ है, 4 पे तो 0 होगा ना यहाँ पे। 1 और 2 के बीच में ये कांस्टेंट है, ठीक है, इससे क्या मतलब है। देखो चूज करो, क्योंकि होना तो यही है। अब 2 से लेके 4 तक ये वैल्यू सेम है, कांस्टेंट 1 ही रही है ये वैल्यू, 2 से 4। टेंथ का आंसर हमें बी दिया हुआ है, टेंथ का आंसर इज बी। पर हमारे आउट फॉर्म, हमारे वेव आउटपुट से ये एकदम उल्टा आ रहा है, मैं वहीं पे कह रही थी। देखो 1 सेकंड पे हमारा 1 आ रहा है, 1 सेकंड पे 1 है, 2 सेकंड पे भी 1 है, और 3 सेकंड पे भी मुझे 1 मिला, बट मेरा 4 सेकंड पे 0 हो गया था आउटपुट, है ना। यस मैम। तो इन्होंने 4 सेकंड पे हमें कुछ दिया ही नहीं, है ना। 4 सेकंड पे कुछ नहीं आया, तो अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें, ना तो थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं, ठीक है। और देखो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें 0 से 1 के बीच में भी यहाँ पे इनपुट निकालना पड़ेगा, तब हमारा मोर एक्यूरेट आएगा। 0 से 1 के बीच में देखो क्या है, 0 से 1 पे ये 0, ये भी 0, तो 0 0 क्या रहने वाला है, 0 0 0 आया था। तो यहाँ पर 0 0 के बीच में यहाँ पर 1 दिखाया हुआ है, तो ये तो नहीं आएगा, तो बी विल बी मोर अप्रोप्रिएट। देखो जरा, क्योंकि ये रहा ना टाइम 0 से 1 और 0 से 1, हमारा ये क्या था, ये 0 0 है। 0 से जब 1 जा रहे हो तो इनपुट तो अभी भी हमारे 0 ही वाला है, तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। पर देखो सभी में यहाँ 1 मिला हुआ है, ये भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये कट गए, और ये तो पूरा ही इन्होंने कांस्टेंट दे दिया, तो ये हो ही नहीं सकता। तो मोर अप्रोप्रिएट विल बी बी आंसर। बोलो ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, बी वाला। देखो ध्यान से देखो बी को, बिल्कुल लगेगा, ये ठीक तो लग रहा है। हमने जब यहाँ पे देखो ये कितना है, 0 है, 0 से 1 जा रहे हैं तो 0 है, तो हमारा 0 0 कितना आया है, ठीक है अब तो। ठीक है। तो जब हमारा 1 सेकंड पे कितना था, 1 सेकंड पे एक 1, एक 0 है, एक 1, तो 1 सेकंड पे मुझे 1 मिल गया 1। उसके बाद मुझे 1 1 1 ही मिल रहा है, तो ये 1 1 1 के लिए कांस्टेंट ग्राफ आ गया, इतना ठीक है। बट अब बात आई 0 से 1 के लिए,
तो 0 से 1 के लिए अभी भी इनपुट तो क्या ही रहने वाला है, याद रखो 0। ठीक है, अगर आप 0 से 1 सेकंड में जो पल्स है वो 0 से 1 सेकंड आप जा रहे हो, तो उस 1 सेकंड के लिए वाई पर क्या मिल रहा है, इनपुट 0 0 ही तो है। ध्यान से देखो, 0 से 1 सेकंड तक आउटपुट इनपुट 0 है, और 0 0 पे तुम्हें आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों, 0। तो ये 0 से 1 तक 0 ही मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर जो ये 1 मिल रहा है ये गलत हो जाएगा। ये 1 कब मिल रहा है, देखो जब एक चीज 0 हो दूसरी 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी 1 नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये सोचना है वेव फॉर्म बनाते वक्त मोर अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा। जैसे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। चलो 7th करना एक बार। ये क्या है? इफ ईच डायोड हैज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में है तो इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, कितने, 25 ओम का। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, करंट है ना, देखो ये I3 यहाँ से सर्किट में से, मेन सर्किट में से I1 करंट आया है, यहाँ से तुम्हारा ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब इन्होंने पूछा है रेशो निकालना है, तो रेशो है ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, और ये डायोड है। अब तुम पहले ये देखो कौन सा फॉरवर्ड में है कौन सा रिवर्स में है। जो रिवर्स में होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में 25 ओम है। कर देना। ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में होगा तो उसके पास से करंट नहीं पास करेगा। ये सोचो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। पहले तो बताओ कौन सा रिवर्स में है, मैम बीच I3। वाला I3। तो यहाँ से इस, तो I3 रिवर्स में है तो ये इनपुट को जाने ही नहीं देगा भाई। यस। ये अभी रेक्टिफायर में क्या सिखाया है, जाने ही नहीं देगा, क्लोज सर्किट, ये बंद हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो तुम्हारे पास अभी सर्किट ऐसे आ गया बस। और फॉरवर्ड में तुम्हें वैल्यू पता ही है, ये 125 है, ये 125, बस हो गया क्वेश्चन। 25 डायोड का कितना है, 25, ये 25, ये 5, कर लोगे, बताओ फटाफट। ये I2 हो गया और ये I4। तो पहली बात तो बताओ I2 और I4 का रेजिस्टेंस सेम ही तो आएगा। अगर एक चीज देखें तो I2 और I4 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये सेम ही आएगा। और पैरेलल में वोल्टेज भी बराबर रहेंगी, तो करंट क्या होना चाहिए I1 और I2 का, 1 I4 और I2 का। I4 I2 तो है ही नहीं, I4 I2 इन्होंने पूछा ही नहीं, इन्होंने पूछा किसका है। मैम ऑप्शन I1 देख। इन्होंने I1 से पूछा है, देखो। ठीक है, I1 और I2 का पूछा है, तो I1 और I2 का निकालो, I3 तो रिमूव ही हो गया। तो देखो I1 इज द टोटल रेजिस्टेंस, है ना, मतलब टोटल करंट I1 है, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा जाके। I1 और I2 के रेशियो निकालने पड़ेंगे फिर। या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी, क्योंकि I3 वाला तो तुम एलिमिनेट कर दोगे अपने आंखों से ही। I3 में कोई करंट ही नहीं है, तो हम I3 तो हटा ही देते हैं, 0 करंट है, तो रेशियो क्या ही बनेगा। तुमने ये ऑप्शन आंख देख के बंद कर देना, गलत कर देना है, और I3 इसमें है तो ये भी तुमने हटा देना है। तो बी और डी में से देखो अब। मैम सेकंड ऑप्शन। इसमें भी देखो तुम कैसे बता सकते हो, I1 और I2, भाई 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 तो किस किस के बीच में जाने वाला है, सुनो, 1 तो I4 और I2 के बीच का अगर रेशो होता तो 1 आता, क्योंकि वहां पर करंट डिवाइड जाएगा। अब यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो कौन सा रेशो हो सकता है I1 और I2 का, भाई I1 ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो तुम आंख बंद करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मोर अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1 नहीं हो सकता ना, समझ गए ना, 1 तो होगा ही नहीं I1 I2, क्योंकि I1 तो टोटल करंट है।
समझे कि नहीं? मान लो ये 2 आ रहा है, I1 की वैल्यू मान लो 2i सॉल्व कर, Yes, ma'am. एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, बस। अब तुम्हें पूछा क्या है, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, तो I1 की वैल्यू 2 है और I2 की वैल्यू कितनी है 1। देखो रजिस्टर ऑफर कितना आया, इनका रेशो 2 आया, ठीक है, 1 नहीं आ सकता, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मोर ऑप्शन विल बी बी इज करेक्ट। तो ऐसे काम करना है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी कितना आसान है, ये क्या बना रहा है सर्किट, कौन सा सर्किट है ये नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है, क्या बनेगा, नॉर ही तो बना। अच्छा नॉर का नॉर है ये, तो और बन गया ना, नॉर का नॉर, और गेट है ना, नॉर का नॉर हो गया ना भाई, 2 बार नॉट लगा दिया, यहां तक नॉर सर्किट है, एक बार और नॉट लगा दिया तो ये अब क्या बन गया, और गेट। यस मैम, तो और बन गया। तो अब ये आपका ऑप्शन नंबर 6 का और गेट है, वो तो चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, अरे रुको, इतनी जल्दी जल्दी मत करो। ठीक, नहीं चेक करो एक बार दोबारा, रुको, ये नॉर का नॉर इतनी जल्दी ऐसे नहीं आएगा, रुको, नॉर का नॉर में ट्रुथ टेबल बनाओ, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ फटाफट। जैसे मान लो यहाँ से ए है तो ये ए बार हो गया, यहाँ पर हमारा नॉट लग गया, यहाँ पर ये बी बार हो गया, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, ए बार प्लस बी बार। अब इन दोनों के ऊपर क्या लग गया, बार, ए बार प्लस बी बार, अब इनके ऊपर बार है, अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है देखो, जीरो था, मान लो ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर तुमने मिल गया 1 और 1, 1 और 1 का और का करोगे तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 1 और 1 का और 1 और 1 का और 1 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 0, 0 0 0 मिला, ठीक है, ये 0 और 1 करो तो कितना मिलना चाहिए, 0 1 मैम एंड 0। गेट। हाँ देखो 0 1 0 मिला, और 0 इसको 1 रख लो, ये 0, ये भी 0 मिल गया, और ये 1 1 ये 1 मिला, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल बन गई, एंड 1 1 गेट। एंड गेट की ट्रुथ टेबल बन गई, ठीक है, ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल जरूरी है, देखो कुछ भी हो सकता है, ट्रुथ टेबल बना के देखो, 4 0 0 तो रखने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एंड गेट बना। और गेट होता तो यहाँ पे 0 1 1 मिलता, क्या मिल रहा है 0 1 1, देखो मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ और ये 1 रखती हूँ, ये कितना 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 और 0 कितना मिलना चाहिए था, और ऑपरेशन से 1, और उनका उल्टा क्या मिल गया 0, 0. 0 मिला है, तो और में तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो दिस इज नॉट और, दिस इज एंड गेट। तो डोंट बी रश में नहीं रहना है भाई, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका, ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये नॉट है, फिर एक और नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे, करो इसका। मैम ये तो नैंड हो जाएगा ना। नहीं नैड नहीं है, बनाओ वो एक बार करके देखो, यहाँ पर ए और बी आए, ये मिल गया ए, यहाँ पर ए प्लस बी मिल गया, ठीक है, यहाँ पर ए डॉट बी मिल गया, ए प्लस बी ए डॉट बी एंड गेट। अब ये क्या बना दिया, इन दोनों में डॉट ऑपरेशन होगा, है ना, एंड है तो ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी, है ना, डॉट हो गया दोनों का, भाई यहाँ पे इनपुट ए प्लस बी आया और इस पर इनपुट ए डॉट बी आया, दोनों का डॉट और इनके ऊपर बार, है ना, नॉट का बार लग गया, फिर बाहर एक और बार है, चलो वो तो हम बाद में लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ए प्लस बी और डॉट ए डॉट बी, देखो यहाँ पर जब इनके ऑपरेशंस करते हैं
तो ये ए बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, अब देखो इसके ऊपर एक और बार है, ये नॉट वाला एक और बार, तो बार से ये बार कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पर ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी ये मिला। अब इसको सॉल्व करना है कि ये क्या मिलेगा, सॉल्व करो। ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना जो मल्टीप्लाई वाला है ना वो इसके साथ दोनों के साथ जाएगा, यानी ए डॉट बी ए प्लस बी ए डॉट बी, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या बना, इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई। अब ये ए है, ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो ए की वैल्यू जो भी रहने वाली है उसका तुम कोई भी प्रोडक्ट कर लो वो ए ही रहेगा। जैसे अगर ए की वैल्यू 0 है, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। अगर ए की वैल्यू 1 है और दूसरे ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहेगा, 1। तो यहाँ ए स्क्वायर लिख के कोई फायदा नहीं, सिर्फ ए लिखेंगे, ठीक है। प्लस ये भी क्या होगा, सुनो सुनो मेरी बात, मेरे सामने अरे माइक म्यूट करो भाई बच्चों। मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ चल रही, सुनो ध्यान से, देखो क्या हुआ है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। अगर ए बार और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट आए ए प्लस बी, दूसरा आया ए डॉट बी, इन दोनों का बार, उसके बाद एक और नॉट है यानी उनका बार, बार से बार हट गया, ठीक है। 2 बार नॉट हो गई तो ये कैंसिल कर दी, सिर्फ क्या बचा, ए प्लस बी बचा डॉट ए डॉट बी बचा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अब देखो ए डॉट बी के साथ ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया, प्लस बी का ए बी के साथ डॉट कर दिया। अब बात आई कि ए यहाँ पर ए स्क्वायर लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज कोई 2 3 4 वो वाली वैल्यू नहीं है, या तो 0 है या 1 है। तो हम इसको ए बी लिख देंगे, प्लस यहाँ पर ए बी लिख देंगे। अब मुझे बताओ ये क्या मिला, ए बी प्लस ए बी क्या है ये, मैम 2ab। अरे गेट्स के टर्म में बताओ किसका ऑपरेशन है अभी ये, ए बी प्लस ए बी। सुनो, अगर ए बी का डॉट अगर 0 आ रहा है, ठीक है, ए बी प्लस ए बी अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अगर ए बी का डॉट ये मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 आ रहा है तो क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब इस ए बी प्लस ए बी को एक बार ए बी लिख सकते हैं ना, 2ab लिख दो, कोई बात नहीं, 2ab लिख दे, वो 2 तो आएगा ही नहीं आंसर में, ए बी की जो वैल्यू रहेगी वही आएगी, क्योंकि या तो 0 मिलता है या 1। ए बी किसका ऑपरेशन है, एंड गेट का, डॉट मिल रहा है ना, फाइनली Yes, डॉट। yes. तो इसको ना तुम्हें जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस करना है ऑपरेशन को, प्लस या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, जोर सोचते कई बच्चे कि जोर कर दें, नहीं। अब इसको ये सोचो कि अगर बेशक मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करूं मिलेगा तो इनका एक ही प्रोडक्ट 1 2 तो मिल नहीं जाएगा, तो ऑप्शन एंड इज करेक्ट, तो एंड गेट मिलेगा। अगर इतना दिमाग ना लगाना आए तो टाइम वेस्ट करने के लिए ट्रुथ टेबल बना लेना, ठीक है। मैम ट्रुथ बट टेबल, बार भी तो है। ट्रुथ टेबल ये रहेगा, अगर तुम फास्ट करोगे ना तो इजी रहेगा, पर हर किसी की ट्रुथ टेबल फिर टिप्सों पे होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल आसान भी रहेगा, उसमें 4 इनपुट रख रख के देखने हैं तुम्हें, ए और बी के 0 1 0 1 रख रख के देखना है, और ट्रुथ टेबल से तुम बहुत आसानी से पता लगा ले जाओगे कि एंड गेट में एक ही बार 1 मिलता है, जोर और गेट में एक बार 0 मिलती है। देखो क्या होता है, एंड गेट जो है उसमें 0 उसमें एक ही बार 1 मिलेगा आउटपुट पे, एक बार, कब, जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे। और गेट में एक ही बार 0 मिलेगा, है ना।
ए की बार 0 मिलेगा, कब? जब दोनों इनपुट 0 0 होंगे। तीसरा गेट क्या है? जोर गेट। जोर में क्या था भाई? जोर की ट्रुथ टेबल क्या थी? चेक करो जोर की ट्रुथ टेबल क्या थी। तो इससे भी ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। अगर ऐसे ना सॉल्व हो पाए तो ट्रुथ टेबल से कर लो, दोनों से हो जाएगा। ये फिर से वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। इस वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन को कर दो, मुझे लगेगा कि तुम सीख गए, और यहाँ से ऐसे ही सवाल आएंगे। करो इस क्वेश्चन को प्लीज। पहले देखो ए और बी से मिल क्या रहा है, आउटपुट पहले निकालो कि ये कौन किस गेट की तरह काम कर रहा है। अगर वो तुमने निकाल लिया तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। पहले ये देख लो कि ये कौन सा गेट बन रहा है। ये ए बार, बी बार, मैम ये बी होगा ना सिर्फ? अच्छा इसमें नॉट नहीं है, वेरी गुड। ए बार डॉट बी, ठीक है, इन दोनों का बार। करेक्ट। या तो सबका आउटपुट निकाल लो, या पहले ये देख लो ये किस गेट की तरह वर्क कर रहा है, तीसरा। कंप्लीट बार है। T1 पे ए का आउटपुट देखो कितना है, 0। बी का आउटपुट 1। या तो इस प्रोडक्ट में वैल्यू रख रख के ग्राफ देखो कौन सा बनेगा, या देख लो ये कौन सा ऑपरेशन है। मैम ऑप्शंस बताना बाकी। टेबल बनी लो, देखो T1 पे क्या आ रहा है आउटपुट? मैम 0। मैम पहले टी वाला एक बार समझा दो, मतलब आया नहीं वो समझ में थोड़ा। देखो पहले तो तुम्हें ये मिल गया कि तुम्हें अब इस तरीके से आउटपुट मिलना है, इस ये वाला आउटपुट, ठीक है। ए बार, उसका बार ए डॉट बी। अगर तुमने T1 की वैल्यू कितनी रखी है, 0। T1 पे देखो क्या है, ए का आउटपुट 0 है और बी का आउटपुट 1 है। तो वाई पे क्या मिलेगा? वाई पे क्या मिलेगा इसमें? ए डॉट बी। ए बार क्या हो गया, 1। जी डॉट बी, बी कितना है, 1। अब उन डॉट का बार करना है, तो कितना मिल रहा है? देखो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी T1 पे जो प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगी वो 1 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? करो। ए की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो गई, डॉट बी की वैल्यू 1 हो गई। ए की वैल्यू 0 थी, उसका बार लगाया, दिस विल बिकेम 1। बी की वैल्यू 1 थी तो डॉट 1, इसका बार का बार कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 बार 0। तो ए डॉट बी शुड बी, तो एक बार इनको करके देख लेना, इन क्वेश्चंस को आउटपुट में वैल्यूज रख रख के। अभी तो टाइम हो गया है, मैं ये तुम्हें पीवाई क्यूज ही भेजूंगी, पीवाई क्यूज लगा लेना, उससे ज्यादा तो मत करना। 23 24 की कुछ तो कर लिए हैं,
कुछ बच गए हैं, 10-15 भी लगा लोगे तो भी कल के एग्जाम आराम से कर लोगे। ठीक है, ओके मैम। मैं ये भेज दूंगी, ये कर लेना। ये आउटपुट वाले तो बहुत इजी है, बस ये है इसमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी तुम्हें बहुत आसानी से। और इसके मेरे पास एक चीज और पड़ी है, मैं वो भी भेज दूंगी कि ऐसे अगर डॉट प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आ गया ये चीज कि इन्हें कैसे सॉल्व करें अब आगे, जैसे एक बार का बार कैसे सॉल्व करें। ठीक है, मैं ये भी भेज दूंगी, एक बार वो तुम लोग चेक कर लेना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ये हंस लो पहले तो। हम कोई नहीं हंस रहा। हाँ, शिवम ने एकदम सही बोला, ए बार का बी बार ए प्लस बी बार हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं ये भेज दूंगी कि ऐसे क्यों होता है, वो एक बार पढ़ लेना, चेक कर लेना, बाकी तो सिलेबस कंप्लीट है। ओके मैम। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।